फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए जब आप कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो एक्चुअली हमने एक ट्यूटोरियल बनाया जिसमें हम पहले ये कवर कर चुके हैं कि इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैश फ्लो आप बना सकते हैं। और अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से बनाना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मेथड से भी सीखना चाहते हैं कि कैश फ्लो कैसे प्रिपेयर करें फ्रॉम स्क्रैच, तो वो इस ट्यूटोरियल में हम कवर कर रहे होंगे। प्रैक्टिस फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली स्टार्ट करते हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोफेशनल लेगेसी। मैं हूं अम्मार और आज हम कैश फ्लो बनाने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम इनफ्लोज को कंसीडर करेंगे, आउटफ्लोज को कंसीडर करेंगे। ये मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन और लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक कंपलसरी आइटम है। इसमें आप अपने तमाम बैंक्स और कैश बुक के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करते हैं और इनफ्लोज को जाहिर करते हैं और इसके साथ साथ आउटफ्लोज को जाहिर करते हैं। ये हमने एक पैटर्न, एक शीट जो है आपके लिए डेवलप की है, जो कि इस वीडियो की लिंक में अटैच की गई है। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और हम आपको ये बनाना भी सिखाने वाले हैं। इसके लिए बेसिक हमने ये एक बैंक स्टेटमेंट ली है। बैंक स्टेटमेंट में हमने कुछ इसकी नरेशन इंटरप्रिटेशन की है ट्रांजैक्शन की। जैसा कि ये पहले कॉलम में जो डेट है, सेकंड कॉलम में हमारी बैंक की तरफ से जो नरेशन दी गई हैं वो हैं। थर्ड सी कॉलम में हमने अकाउंट नरेशन रखी है और डी कॉलम में मैंने प्रोजेक्ट के नाम रखा है। ये मोर देन 800 एंट्रीज हैं। वह आगे जो है इसकी नरेशन भी मैंने लिखी है कि किसको पे किया गया है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को भी लिखा गया है। अगरचे ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट अकाउंट नरेशन करें। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को डायग्नोज करें, अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो जस्ट नरेशन ही आपके लिए काफ़ी होगी। बाकी जो डेबिट और क्रेडिट और फिर बैंक बैलेंस जो है इसको लेंगे। आपको करना इस तरह से होगा कि आप अपने लेजर में लेजर जो है बैंक का उसको एक्सपोर्ट करेंगे या अपने बैंक्स के लेजर एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट करने के बाद उनको डेट वाइज अरेंज करने के बाद उसमें अपनी अकाउंट नरेशन ऐड करेंगे कि ये पैसा कहाँ पे लगाया। कि जैसे मैंने यहाँ फाइनेंशियल कंसल्टेंसी है, ये कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड मैंने किया है। आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, उसके मुताबिक आप इन अकाउंट्स की नरेशन करेंगे। ग्लास वर्क है, कार लीज इनकी कोई थी, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट है, पार्टनर इन्वेस्टमेंट है, कंक्रीट वर्क एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो ये हमारी बहरहाल ये एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें एक पोर्शन में हम इनफ्लोज यानी रिसीट्स को ले रहे हैं और दूसरे पोर्शन में हम आउटफ्लोज यानी एक्सपेंसेस को ले रहे हैं और नीचे जाके हम कैश एंड बैंक को टैली कर देते हैं। यानी हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है और ओपनिंग बैलेंस से हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे 70.01 है और यहाँ से भी आपको चेक कराया देता हूँ। ये थोड़ी सी लंबी शीट है, लार्ज डाटा है, ताकि आपको करने में जो है मज़ा आए और इसकी एक्यूरेसी का भी पता चले कि एक तो ये ऑटो जनरेटेड है, दूसरा कंसेप्चुअल बहुत स्ट्रांग ये हमारी वीडियो है। तो ये देखें, हमारा क्लोजिंग बैलेंस जो है 70.01 है। अब इस मास्टर शीट को हम अभी क्लोज करते हैं और एक ड्राफ्ट शीट जो है जिसमें हमारे पास सिर्फ वही जो मैंने आपको बताया कि बैंक की डिटेल्स हैं। हाँ, इसके साथ मैंने अकाउंट नरेशन कर रखी है, क्योंकि अगर यहाँ पे अकाउंट नरेशन में करता बैठ के तो ये जो है 30-40 मिनट की वीडियो और ज़्यादा हो जाती। तो ये अकाउंट नरेशन सबसे अहम है। अगर आपका प्रोजेक्ट वाइज है, यानी कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो, या कोई आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो उसमें प्रोजेक्ट को भी डायग्नोज किया जा सकता है। मैं आपको मल्टीपर्पज ये कैश फ्लो, इसे डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल कैश फ्लो भी कह सकते हैं,
ये आपको मल्टीपर्पज़ बना के देने जा रहा हूँ। ये उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया कि ये विथड्रॉल्स और डिपॉज़िट और बैलेंस जो है आपका यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ अपने पहले जो कॉलम है, कॉलम ए के 5 सेल पे रह के कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट में जाएँगे, पावर टेबल में को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद न्यू वर्कशीट में हम जो है कुछ वैल्यूज़ पाइवट टेबल के ज़रिए लेने जा रहे हैं। ये एक किस्म की सॉर्टिंग करना चाह रहा हूँ कि ये डाटा को ईज़िली सॉर्ट कर दे, ना कि मैं उसको यहाँ कॉपी करूँ और अकाउंट नरेशन को जो है वो सॉर्ट करके डिलीट करूँ, तो उसमें टाइम बहुत लगेगा। तो मैंने पाइवट टेबल का इस्तेमाल किया है, जहाँ पे मैं अपने इस रो में अकाउंट नरेशन को जस्ट क्लिक करूँगा तो हमारे पास वो सारी जो हेड्स वहाँ रिपीट हो रहे हैं वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाएँगे, तो इज़ इक्वल टू A4। तो इसको मैं बेसिकली पे स्पेशल ये इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने और भी फ़ॉर्मूले यहाँ पे लगाने हैं। तो ये मैंने कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी करने के बाद फिर कंट्रोल सी किया और फिर पे स्पेशल वैल्यूज़ कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया और कॉलम ए को डिलीट कर दिया। अब ये मेरे पास जो रिपीटेड वहाँ पे हेड्स हैं, हमारे अकाउंट्स नरेशन जो हैं, वो आ गई हैं। इसके ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डिस्क्रिप्शंस इसके नीचे ये सारी अकाउंट के डिस्क्रिप्शंस हैं, या इसे अकाउंट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नेचर ऑफ अकाउंट हम ले आते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट हमारा पहला प्रोजेक्ट फर्ज किया मैंने नैनटन लिखा, और दूसरा प्रोजेक्ट मैंने सीटन लिखा। ये प्रोजेक्ट मैंने पहले भी बताया कंस्ट्रक्शन के लिए या आईटी रिलेटेड या और भी आपके किसी बिजनेस में जो प्रोजेक्ट बेस पे आप चल रहे हैं, या जेवी जॉइंट वेंचर आपने कर रखे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है। और नेक्स्ट कॉलम में हमने टोटल कर दिया। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, यहाँ टोटल का कॉलम इज इक्वल टू और लेस देन जो है 0 है, तो क्या लिखे? अगर ट्रू हो तो ये लिखे इन्वर्टेड कॉमास के साथ, यहाँ पे मैं रेवेन्यू लिख दूंगा, रेवेन्यू। और अगर ये ऐसा ना हो तो इन्वर्टेड कॉमास के साथ एक्सपेंस लिख दूंगा, तो ये रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये मेरे रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, क्योंकि वो इक्वल से पहले जो है वो लेस देन का साइन लगा दिया था, तो इस वजह से प्रॉब्लम आया था। तो मैंने उसे एंटर किया तो उसने ऑटो करेक्ट करके वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अब हम सम इफ्स का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि सम इफ के जरिए हम इसकी हर अकाउंट को रिकॉग्नाइज करेंगे प्रोजेक्ट की बेस पे, और फिर प्रोजेक्ट की बेस पे जो है जब वो रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा तो फिर हम इस टोटल में टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले सम इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम इफ्स। इसके बाद इसकी अब सम रेंज हमें बतानी है, तो सम रेंज में यहाँ विड्रॉल्स की, एक्सपेंस हमारा डेबिट साइड पे होता है, विड्रॉल्स में होता है। तो हम यहाँ पे, मुझे पता है कि ये इसकी लेंथ 800 यानी मोर देन 800 है एंट्रीज, तो 819 पे इसकी आखिरी एंट्री है। तो ये सम करेगा इस जी कॉलम को, विड्रॉ वाले कॉलम को, अप टू 819। तो इसके बाद इसका क्राइटेरिया 1 होगा। क्राइटेरिया 1 हम अकाउंट की नरेशन को लेंगे और इसको भी इस तरह सेलेक्ट करके 819 तक हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद किसको रिकॉग्नाइज करे, अकाउंट नरेशन में किसको रिकॉग्नाइज करे, तो हम अपनी शीट में जाएंगे और ये हमारा जो A4 है यानी एसी इंसुलेशन, इसको रिकॉग्नाइज करे। अब हमें सेकंड क्राइटेरिया देना है, तो सेकंड क्राइटेरिया के लिए हम यहाँ फिर हमारी बैंक स्टेटमेंट में आएंगे और हम प्रोजेक्ट को डायग्नोज करेंगे। तो प्रोजेक्ट यहाँ से डायग्नोज होगा, यहाँ भी मैं मैनुअली 819 लिख दूंगा, लंबी रेंज सेलेक्ट करूंगा तो
आपके लिए वो ठीक नहीं है, आप बोर हो सकते हैं, तो मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। तो ये क्राइटेरिया 2 होगा, इसमें किसको सर्च करें, तो मैं वापस शीट में जाता हूँ और इसमें इस नैंटन हमारे प्रोजेक्ट को ये सर्च करेगा। अब ये हमारी एक नरेशन जो है वो पूरी हो गई है, तो हम ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको जो इसमें फिक्स करने हैं, जैसा कि अब हम मुझे ये फिक्स करना है, ये जो सम रेंज वाला है फिक्स करना है, पहले क्राइटेरिया जहाँ से सर्च करना था वो फिक्स करना है। ये इसको मैं फिक्स नहीं करने वाला, क्योंकि ये मुझे जब मैं नीचे पेस्ट करूँगा तो ये फिक्स हुआ, तो ये इसी को फिक्स रखेगा, लिहाज़ा मैं फिक्स नहीं करने वाला। इसको भी फिक्स करना है, इसको भी फिक्स करना है, और ये प्रोजेक्ट जो ऊपर से डायग्नोज़ हो रहा है नैंटन, इसको भी फिक्स करना है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लूँ ताकि आपको इस वीडियो में ईज़िली नज़र आ सके। अब हम ये एक हो गया। अब इसके बाद इसका डबल इम्पैक्ट लेते हैं, रेवेन्यू साइड इससे माइनस कर देते हैं, ताकि ये एक्सपेंस नेट ऑफ होके अगर कोई चेक रिवर्स हुआ खड़ा है तो वो रिवर्सल इसी को हिट कर जाएगी, ना कि रेवेन्यू को वो सर्च करेगी। वहां पे भी मैंने डायग्नोज जहां अकाउंट नरेशन की है तो वो भी इसी तरह से डायग्नोज की है, तो माइनस इसी सम इफ को, ये सम इफ के फॉर्मूले को मैंने उठाया। अब मुझे क्रेडिट साइड क्योंकि लेनी है, तो सिर्फ सम रेंज जो है वो जी रेंज पे पहले सम है, तो अब एच पे आ जाएगा। ये एच पे आ गया। अब मैं एंटर कर दूंगा तो ये मेरे पास जो है फॉर्मूला मेरा अप्लाई हो गया। अब मैं आपको एक दफा दिखा देता हूं कि ये हमारे एच कॉलम पे हमारी रिसीट्स हैं, यानी डिपॉजिट्स हैं एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये फ़ॉर्मूला मेरा मुकम्मल हुआ, मैंने कंट्रोल F2 किया, F2 के बाद मैंने इसको कंट्रोल C किया, कंट्रोल C करने के बाद मैंने इसे यहाँ कंट्रोल V किया, F2 करके कंट्रोल V किया। अब ये सिर्फ यहाँ नैंटन को गलत ले रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारा सीटन के नाम से सेकंड प्रोजेक्ट है। तो मैं इसे D कर दूंगा और यहाँ पे भी D कर दूंगा। ये एंटर कर दूंगा, इज़ इक्वल टू ये प्लस ये। दोनों को ऐड कर दूंगा ताकि हमारा सारी साइड से इक्वल चलना चाहिए। एंड पे क्लोजिंग बैलेंस मैच होना ज़रूरी है। इसको मैंने यूँ सेलेक्ट किया, कंट्रोल C किया और लास्ट तक जाके इसको कंट्रोल V कर दिया। ये हमारा कंट्रोल V हो गया। यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला की ये जो कंडीशन है ये ठीक नहीं है, तो अब हम ये साइन बेसिकली, क्योंकि जो पॉज़िटिव में आ रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस होने हैं, ये पॉज़िटिव में रेवेन्यू ले रहा है, तो ग्रेटर देन का साइन आ गया था, तो हमने लेस देन का साइन करके इसको एंड कंट्रोल C करके पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इस सारे को कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल A करने के बाद कंट्रोल C करूँगा, कंट्रोल C करने के बाद पे स्पेशल वैल्यू कर दूँगा और इसको अब डाटा में जाऊँगा और सॉर्ट कर दूँगा डाटा को। सॉर्ट बाय नेचर ऑफ अकाउंट, ये बेसिकली नेचर ऑफ अकाउंट रखने का मकसद भी यही था। अब ये ए टू ज़ी नहीं, ज़ी टू ए करेगा, क्योंकि रेवेन्यू का जो आर है वो ऊपर आएगा और ई का एक्सपेंस का ई जो है वो नीचे आएगा। तो मुझे ऊपर रेवेन्यू चाहिए और एक्सपेंस नीचे चाहिए। ये मैंने सॉर्ट किया और ये सॉर्ट हो गया। अब यहाँ रेवेन्यू तक मैं इसमें जो है रोज इंसर्ट कर दूंगा यहाँ से, और इसमें 3 रोज इंसर्ट कर लेते हैं, 4 प्रेस करके रिपीट ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। अब ये जो माइनस की ट्रांजैक्शन है इनसे माइनस हटा देते हैं, ताकि ये ट्रांजैक्शन हमारी पॉजिटिव में आ जाए। क्योंकि मैंने फॉर्मूला जो जो मैंने यूज करना था वो कर लिया। वैसे आप अपग्रेड रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, फॉर्मूला आपके पास रहेगा। अब हम इसे यहाँ पे फॉर्मूले को जिंदा फार्मूला कर लेते हैं
सॉरी, कंट्रोल डी करते हैं यहाँ पे, सॉरी, ऊपर कंट्रोल डी हुआ, यहाँ करते हैं। ये टोटल इनफ्लोज होंगे, टोटल इनफ्लोज मींस रिसीट्स। यहाँ पे मैं रेवेन्यू कर देता हूँ, कंट्रोल आल्ट प्लस और आल्ट इज इक्वल टू सम करता जा रहा है, आल्ट इज इक्वल टू सम होता जा रहा है। ये हमारे पास इनफ्लोज डायग्नोज भी हो गई और आपके सामने भी हैं, कंट्रोल बी कर दिया। यहाँ पे हम जो एक और रो इंसर्ट करेंगे और इसमें लिखेंगे इनफ्लोज डैश रिसीट्स। अब ये हमारी रिसीट्स आ गई और ये हमने दो सेल मर्ज कर दिए। नेक्स्ट हमारा जो है ये इसी तरह आउटफ्लोज होंगे, यानी एक्सपेंस आउटफ्लोज एक्सपेंसेस। इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम टोटल एक्सपेंसेस लिखते हैं, टोटल आउटफ्लोज एक्सपेंसेस, कंट्रोल डी करना था, आल्ट इज इक्वल टू सम कर देगा और आल्ट इज इक्वल टू ये आपके एक्सपेंस जो है इनका टोटल आ गया है। अब हम प्रोजेक्ट की एक्सेस ऑफ एक्सेस और लेस कैश फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। या आप कैश फ्लो भी लिख सकते हैं, जो कि आपका मीट करेगा आपकी ओपनिंग बैलेंस को। ये नैन्टन प्रोजेक्ट में हमारे पास 36 लाख, सॉरी ये माइनस होना था, मैंने प्लस का साइन लगाया है। 6 लाख जो है हमारे पास यहाँ जनरेट हुआ है और 7 लाख की यहाँ शॉर्टेज आई है सीटन प्रोजेक्ट में। नेट जो है हमें इन दोनों का टोटल करेंगे तो नेट हमें 27,219.56 का जो है शॉर्टेज आई है, कैश की एक्सेस और शॉर्ट है। अब ओपनिंग कैश इन है, कैश एट बैंक इज इक्वल टू, ये हम बैंक स्टेटमेंट में आ गए हैं, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस प्लस ये एंट्री, क्योंकि ये एंट्री के बाद का बैलेंस है 16,000, 10,000 माइनस होने के बाद का बैलेंस है, तो हम ओपनिंग को ऐड करेंगे। अब ये हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस आया है वो 27,289.57 आया है। अब क्लोजिंग बैलेंस जो हमारे पास आएगा ये प्लस ये आएगा 70.01, जो कि हम शुरू में आपको दिखा चुके हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस 70.01 है। फिर से भी दिखा देते हैं ताकि ये आपको रिकंसिलिएशन भी जो है समझ आ जाए। ये देख लें 70.01 ये हमारा बैलेंस टैली हो चुका है। अब हम इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ से हम होल शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये हमने
व्हाइट कर दिया है। वैसे आप इसको सेटअप से भी कर सकते हैं व्हाइट। अब हम अपनी मास्टर शीट से चाहे वो सेम कलर जो है रिपीट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं सॉरी, मैं आपके लिए कर ही देता हूँ। ये अब इसको हम कोई सा कलर दे देते हैं, नॉर्मली मुझे ब्लू पसंद है, और इसकी राइटिंग को व्हाइट कर देते हैं, कंट्रोल बी कर देते हैं। इसके बाद इसमें भी कोई कलर दे देते हैं। इसमें फर्ज किया हम ये कोई पर्पल सा कलर दे देते हैं या लाइट पर्पल दे देते हैं, ये हम कलर दे देते हैं। इसके बाद जो है ये ज़ीरो एंट्री है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपका एक बॉक्स बना देते हैं, सिंपल सिंपल एंड फास्ट फास्ट। ये आपकी और इनकी जो हाइट है उनको बढ़ा के हम 27, रो हाइट को 27 कर देते हैं। इसको सेंटर में कर देते हैं। आउटफ्लो का कलर यही रहेगा जो इनफ्लो के लिए किया है। इस ये फॉर्मेट के ज़रिए हमने कर लिया है। अब हम एक्सपेंसेस सारों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको इस तरह से रोज़ लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद रोज़ हाइट जो है, जो हमने ऊपर रखी थी, वही हम रोज़ हाइट रखने जा रहे हैं, मीन्स 27। और इसको भी हम सेंटर में कर लेते हैं। यहाँ डॉलर साइन लगा देते हैं, बट रेड राइटिंग में करके डॉलर साइन का जो है हम लगाएंगे शिफ्ट प्रेस करके। ये डॉलर साइन आ गया, इसको सेंटर में कर देते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे भी डॉलर साइन को पेस्ट कर देते हैं। ये एक्सेस कैश, इसको भी उसी तरह हम डार्क ब्लू और इसकी जो राइटिंग है वो रेड करके वाइट करके कंट्रोल बी कर देते हैं। ओपनिंग कैश को रहने देते हैं। ये फॉर्मेट से हम उठा के क्लोजिंग बैलेंस पे भी यही फेंक देते हैं, और हमारा जो है ये 70 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस है। ये हमारी कैश फ्लो, इसे मैनेजरियल कैश फ्लो कह सकते हैं, ऑपरेशनल कैश फ्लो कह सकते हैं, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको ऑपरेशनल कैश फ्लो भी कहते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये मिड लेवल और लोअर लेवल के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है अकाउंटिंग का। इस मैनेजमेंट की ये बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि वो देखे, क्योंकि छोटे लेवल पे तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस की एक शक्ल भी दिखा देती है कि आपके पास जनरली क्या आया, क्योंकि वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग कर रहे थे। कैश बेस अकाउंटिंग वाले के लिए तो ये कंपलसरी है, लेकिन पाकिस्तान में और यहाँ इंडिया में क्योंकि मैनेजमेंट, छोटे कारोबार वाली मैनेजमेंट इतनी स्किल्ड नहीं है, तो उन्हें सिंपल चीज़ चाहिए होती है। अगर वो इनडायरेक्ट मेथड कैश फ्लो पे जाएँ, तो उनको टेक्निकली उसको समझना पड़ेगा कि फ़र्ज़ किया कि जी इंक्रीज़ इन लायबिलिटी जो है वो क्यों ऐड हो रहा है, फ़ौरन उनको क्लिक नहीं करेगा। हाँ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को या कॉमर्स ग्रेजुएट एक्सपीरियंस बंदे को पता है कि ये क्या कर रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। बट मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्शन और अपनी इनकम पे ज़्यादा तवज्जो रखती है, इन चीज़ों पे नहीं। तो उन्हें एक स्मार्ट और समराइज़ शक्ल चाहिए होती है, जो कि हमने आपको बना के दी है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे आपने सीखा होगा और आपके लिए ये हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ हेडिंग में हम आखिर पे आपके लिए एक ऐड करते जाते हैं, वो यही हेडिंग हम कॉपी कर लेते हैं, जो हमारी यहाँ पे दी गई है। इसमें कोई भी कंपनी का नाम होगा, हमने एबीसीडी रखा हुआ है, और कंट्रोल ये एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद इसको कोई सा कलर भी दे देते हैं, ताकि कुछ लोग कलरफुल शीट्स पसंद करते हैं। ये हमने कलर दे दिया और अपनी शीट हर तरह से मुकम्मल कर दी है। आपको रिकंसाइल करके भी दिखाया है, और इस शॉर्ट पीरियड में आपको जो है बना के भी दिखाया है। और ये 800 प्लस एंट्रीज थी।
थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अब प्रोफेशनल लेगेसी को सब्सक्राइब करें और मज़ीद सीखने के लिए प्रोफेशनल लेगेसी के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।